आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट। आपको बता दें कि 2 दिन तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में भारी बारिश की आशंका है। बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है और मौसम विभाग ने कहा है कि अभी पहाड़ी इलाकों में जाने से बचें। देहरादून में भी भारी बारिश की आशंका है और मौसम का जो मिजाज है वो पूरी तरह बदल चुका है। बागेश्वर और पिथौरागढ़ में खास तौर पर बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है मौसम विभाग की तरफ से। कुछ समय तक इसी तरह बारिश होती रहेगी और खासकर 2 दिन तक लगातार बारिश होगी और अभी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन अगर बात देहरादून की करें तो देहरादून में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी इलाकों में तो बारिश हो ही रही है और भूस्खलन की खबरें आ ही रही हैं, लेकिन मैदानी इलाकों में भी राहत नहीं है। मैदानी इलाकों में भी लगातार बारिश से तमाम जगहों पर जलजमाव की स्थिति बनी है। 14 जुलाई को बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश के आसार हैं। आज 13 जुलाई है, लेकिन कल भी इसी तरह बारिश होते रहेगी। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। देहरादून से हितेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश, देखिए 2 दिन तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। अभी मौजूदा स्थिति कैसी है देहरादून की? मौसम का मिजाज क्या कह रहा है? जी बिल्कुल, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है मानसून को लेकर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो प्रदेश का माहौल था मानसून के हिसाब से मॉइस्चर दिखाई दे रहा था, लेकिन आज भारी बारिश का अलर्ट कर दिया गया है। पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भी प्रदेश के कई अन्य जिलों में बारिश का भारी अलर्ट है और आज यहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है। और आपको बता दें, इस वर्षा को देखते हुए यहाँ पर शासन प्रशासन ने पूरे बंदोबस्त इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं। जी ठीक है, हरिद्वार से हमारे साथ संजय पुंडिर भी जुड़ गए हैं और अमित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। इन सब के बीच हरिद्वार में इस वक्त मौसम का मिजाज कैसा है संजय? ये तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए अब मुसीबत बन गई है और यही वजह है कि मौसम विभाग द्वारा लगातार येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हालांकि पहाड़ों में हो रही बारिश से मैदानी जिलों में भी बाढ़ का खतरा बन गया है, जिसके कारण लगातार ही हरिद्वार जिला प्रशासन आपदा राहत टीम के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहा है और तमाम जगहों पर जाकर बाढ़ चौकियों पर निगरानी अब बनाई हुई है। हालांकि मैदानी जिलों के लिए राहत भरी यह खबर है कि तमाम जो जिले हैं वहां पर अभी इस तरह कोई हताहत नहीं है। जिस तरह पहाड़ों से खबरें आ रही है कि एक के बाद एक जो भूस्खलन जैसी समस्याएं हैं, भूस्खलन के कारण लगातार ही पहाड़ी जिलों में जो मलबा है वो सड़कों पर आ गया है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु है यानी जो पर्यटक इन दिनों उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं उनके लिए भारी परेशानी का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। तो कहा जा सकता है कि पहाड़ों में हो रही बारिश का सीधा सीधा असर अब मैदानी जिलों पर भी पड़ रहा है और यही वजह है कि हरिद्वार से लगते तमाम जो नदी किनारे क्षेत्र है वहां पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और उन्हें कहा जा रहा है कि जिस तरह से गंगा का जल स्तर बढ़ गया है और इसके कारण आप कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए, क्योंकि समय रहते जो लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए तो काफी अच्छा होगा। हालांकि कांवड़ यात्रा भी कल से शुरुआत हो जाएगी, तो इसको लेकर भी तमाम जगह निरीक्षण किया जा रहा है। ठीक है, अमित भी हमारे साथ जुड़े हैं विकासनगर से। अमित, विकासनगर में मौसम कैसा है? विकासनगर की बात की जाए तो पिछले 2 दिन से कुछ राहत है बारिश में और मौसम विभाग जो है बार बार जो अलर्ट जारी जो कर रहे हैं, ऑरेंज अलर्ट और कभी येलो अलर्ट, इससे क्या है कि लोग थोड़ा सा खौफ में आ गए हैं, क्योंकि जगह जगह पहाड़ों में जो पिछली बार जो बारिश आई थी, जब कुछ ही 2-3 दिन पहले, उससे बारिश इतनी आई कि जगह जगह भूस्खलन हो गए और लोग जो है राजमार्ग का जो संपर्क था वो आपस में टूट गया है। कई लोग अभी खौफ में इसलिए हैं क्योंकि जगह जगह जो बारिश जो आ रही है उस बारिश से जो माहौल यहाँ पर बन रहा है वो एक खौफ सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक बारिश पहले लोग चाह रहे थे कि थोड़ा बारिश आ जाए, राहत मिल जाएगी गर्मी से, लेकिन अब वही राहत लोगों को बहुत बड़ी एक मुसीबत खड़ी करने जा रहा है। बारिश की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा एक प्रभाव जो जनजीवन जो देखा जा रहा है, बिल्कुल जनजीवन पर बहुत ज्यादा इसका प्रभाव तो पड़ता ही है अमित। अनिल, लेकिन रुड़की में देखिए, क्योंकि लैंडस्लाइड की खबरें बहुत ज्यादा सुनने को मिल रही हैं इस बीच, तो ऐसे में क्या अभी लैंडस्लाइड पर कोई राहत की खबर है? देखिए, रुड़की और हरिद्वार लगातार
बारिश हो रही है रुड़की और हरिद्वार में। लेकिन अगर लैंडस्लाइड की बात करें तो लैंडस्लाइड चाहे वो देहरादून हो, चाहे पहाड़ी इलाके जितना भी हो, बागेश्वर, रुद्रपुर, इधर जितना भी पहाड़ी इलाका हो, उसमें लगातार बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड हो रही है और भूस्खलन लगातार जारी है। हालांकि जो राहत बचाव टीम है वो लगातार यहाँ पर कार्य कर रही है। देहरादून में भी पिछले दिनों जो रुड़की देहरादून मार्ग था वह भी भूस्खलन की वजह से बंद हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे भूस्खलन को साफ करके दोबारा से रास्ते चालू कर दिए गए। जी अंशिका। ठीक है, इन सब के बीच अगर संजय बात करें हरिद्वार के कुछ इलाकों की, तो कहां पर अलर्ट जारी किया गया है और जो लोग हरिद्वार पहुंच रहे हैं, खासतौर पर कई सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जो आते हैं हरिद्वार, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, कहां पर वो ना जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा? जगह है, यहाँ पर चार धाम यात्रा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और यही वजह है कि यहाँ पर व्यक्ति सबसे पहले आते हैं, पर्यटक सबसे पहले आते हैं और जिस तरह से सावन माह की भी शुरुआत हो गई है और देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं ने हरिद्वार पहुंचना शुरू कर दिया है, जिसको देखते हुए तमाम जो जिला प्रशासनिक की टीम है वो लगातार ही निरीक्षण कर रही है और जिस तरह पहाड़ों में बारिश हो रही है तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भी लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। हमने देखा है कि कल उप जिला अधिकारी लक्षण ने भी अपने क्षेत्र में निरीक्षण किया है और लोगों को हिदायत दी है, एक चेतावनी के तौर पर भी समझा जाए, क्योंकि जब पहाड़ों में बारिश होती है तो उसका सीधा सीधा असर गंगा से लगते हुए क्षेत्रों पर पड़ता है। हालांकि जो बाढ़ चौकियां है उनको लगातार वहां पर सीसीटीवी लगाए गए हैं, लगातार उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि हमने देखा है कि जब बाढ़ आ जाती है तो लोगों को निकलने का और संभलने का मौका नहीं मिलता है। हालांकि पहाड़ों में हो रही बारिश से लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है, तो कहा जा सकता है कि सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम इंतजाम किए हैं और हरिद्वार ही नहीं, उत्तराखंड के सभी जनपदों के जिला अधिकारी हर आपदा से निपटने के लिए यहाँ पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहे हैं। अंशिका। हितेश, अगर बात करें आसपास के इलाकों की, तो कहां पर अलर्ट जारी किया गया है? क्योंकि देखिए 2 दिन तक लगातार बारिश होते ही रहेगी और ऐसे में देहरादून की अगर हम बात करें तो देहरादून के ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा बारिश हो रही है? देखिए देहरादून की अगर हम बात करें तो देहरादून में जो ऋषिकेश पास में लगता है, क्योंकि राजा जी हो और तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर बारिश का येलो और रेड अलर्ट है, जिसको लेकर शासन प्रशासन वहां पर काम पर भी लगा हुआ है। आपदा प्रबंधन की लगातार बैठकें चल रही हैं, जिसको लेकर मरसूरी की अगर हम बात करें या हम वहां से ऊपर की थोड़ा सा बात करें तो वहां पर थोड़ा सा खतरा वहां पर बना हुआ है। जी ठीक है, बने रहिए आप सभी संवाददाता हमारे साथ, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो फिलहाल मौजूदा समय में उत्तराखंड की बात करें तो कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश हो रही है। बात चमोली की करें तो देर रात से मूसलाधार बारिश जारी है। बारिश के कारण हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। लगातार बारिश के कारण ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग और केदारनाथ हाईवे बंद हो गया है। ऐसे में करीब 15 घंटे बाद बद्रीनाथ हाईवे यातायात शुरू कर दिया गया, वहीं केदारनाथ हाईवे भी खुल गया है। लेकिन अभी तिलवाड़ा, मयाली, घनसाली मोटरमार्ग को खोलने का काम जारी है। थाना प्रभारी कुलदीप सिंह रावत ने बताया कि पुरसाडी के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं और संबंधित विभाग को सूचित कर दिया गया है। तो जो भी संबंधित विभाग है उन्हें सूचित कर दिया गया है। लेकिन बद्रीनाथ की अगर बात करें तो जो लोग बद्रीनाथ जा रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा जानना जरूरी है कि कुछ ऐसे मार्ग हैं जो बंद हैं, लेकिन काफी समय बाद जब राहत मिली तो इन जगहों को खोला गया है। अब कांवड़ यात्रा को लेकर सचिवालय में अहम बैठक हुई। कांवड़ यात्रा की तैयारी को लेकर चर्चा होगी। मुख्य सचिव सुखबीर संधू अधिकारियों से चर्चा करेंगे। बैठक में यात्रा की तैयारियों की समीक्षा भी होगी। तो कांवड़ यात्रा को लेकर सचिवालय में बैठक आयोजित की जाएगी और इस बैठक में तमाम चीजों को लेकर, तमाम व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि कांवड़ यात्रा की शुरुआत जो है जल्द से जल्द होने वाली है और ऐसे में व्यवस्थाओं की कमी ना हो, व्यवस्थाओं में कोई परेशानी ना हो, तमाम श्रद्धालुओं को ज्यादा दिक्कतें ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए सचिवालय में इस बैठक का आयोजन होगा। हितेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। हितेश, देखिए कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है बहुत जल्द और ऐसे में सचिवालय में जो ये बैठक होनी है ये कितनी महत्वपूर्ण है और इसमें किन चीजों पर बात किया जाएगा? जी बिल्कुल, कल कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी और एस एस संधू जो मुख्य सचिव हैं उनके साथ जो प्रदेश के तमाम बड़े अधिकारी हैं उनके साथ में बैठक होने जा रही है। लगातार वैसे तो कांवड़ को लेकर बैठकों का सिलसिला जारी है।
आपको बता दूं, जिस तरह से चाहे वो व्यवस्था हो, रोड की व्यवस्था हो, ट्रैफिक की व्यवस्था हो या वो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, सब कुछ लेकर मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को हिदायत दी है कि किसी भी प्रकार की कावड़ में कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी चलिए ठीक है, संजय भी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, कांवड़ यात्रा को लेकर सचिवालय में आज बैठक होनी है और इस बैठक में तैयारियों की समीक्षा भी होगी। तैयारी क्या क्या अभी तक पूरी हो गई है और क्या अभी बाकी है, इसको लेकर भी जो रिपोर्ट है वो सचिवालय की बैठक में लिया जाएगा और साथ ही इस पर पूरी प्लानिंग भी की जाएगी। अभी क्या ताजा जानकारी मिल रही है इसको लेकर संजय? देखिए अंशिका, कांवड़ यात्रा को दिव्य और भव्य बनाने के लिए लगातार ही राज्य सरकार प्रयास कर रही है और जिस तरह से चारधाम यात्रा को भव्य रूप दिया है, इसी तरह कांवड़ यात्रा को भी दिव्य और भव्य बनाने में लगातार जो राज्य सरकार है बैठक कर रही है। और बीते दिनों हमने देखा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद हरिद्वार पहुंचे थे, उन्होंने यहाँ पर अधिकारियों के साथ बैठक की थी, क्योंकि इस बार करीब 2 साल के बाद कांवड़ यात्रा चल रही है। ऐसे में करीब 4 करोड़ के जो पार है आंकड़ा वो पहुंच सकता है। जिस तरह हमने देखा है कि चारधाम यात्रा में भी रिकॉर्ड जो संख्या है वो पहुंची है और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार जो कांवड़ श्रद्धालु होंगे यानी जो शिव भक्त होंगे वो भारी संख्या में उत्तराखंड आएंगे। किसी भी तरह की हर समस्या से निपटने के लिए यहाँ पर राज्य सरकार के साथ साथ सभी जनपदों को हिदायत दी है कि अपने अपने कार्य क्षेत्र में सक्रिय रहे। किसी भी तरह की कोताही बरती जाएगी तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। और लगातार ही राज्य सरकार सचिवालय में बैठक कर रही है, सभी संबंधित अधिकारियों को लगातार कहा जा रहा है जिस तरह से मूलभूत सुविधाएं होती है, मोबाइल शौचालय होते हैं, सड़क का समतलीकरण होता है या फिर तमाम तरह की स्वच्छता का अभियान होता है, सभी को देखते हुए यहाँ पर बात रखी गई और सभी अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है। हालांकि कांवड़ यात्रा में महज अब आज का दिन शेष रह गया है, कल सुबह से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, जिसके चलते धर्मनगरी हरिद्वार में शिव भक्तों का पहुंचना भी शुरू हो गया है, जिसको देखते हुए लगातार ही जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे भी लगातार तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जो समस्याएं होती है, जब भारी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं तो उनको स्वच्छता से लेकर जो जाम की समस्या से गुजरना पड़ता है, तमाम अन्य समस्याएं होती है, तो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। उसमें सभी अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि अपने अपने विभाग को लेकर सक्रिय रहें। चलिए ठीक है, बने रहिए आप दोनों ही हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। धन सिंह रावत ने कहा कि एक खास वर्ग आबादी को लगातार बढ़ा रहा है, उसे भी जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूक किया जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार प्रदेश स्तर पर जागरूकता अभियान चलाएगी। देश में जनसंख्या बेहद चिंताजनक तरीके से बढ़ रही है, यह स्थिति विकास के लिहाज से ठीक नहीं है। समाज के हर वर्ग को जनसंख्या नियंत्रण के लिए अपने योगदान देने की जरूरत है। एक वर्ग की आबादी लगातार बढ़ रही है जो कि चिंता का विषय है। 11 जुलाई से लेके और 15 दिन तक पूरे प्रदेश में एक जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। हर हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक लोग, माननीय हमारे जनप्रतिनिधि इस पखवाड़े में शामिल हो रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है कि वे जनसंख्या पे नियंत्रण कैसे रखा जाए। क्योंकि अब जो आंकड़े आ रहे हैं, भारत की आबादी जो है चाइना से ज़्यादा हो सकती है और आपने देखा होगा कि एक वर्ग इसमें ऐसा है कि जो सर्वाधिक आबादी बढ़ाने की उसमें है। तो इस पर भी हमें चाहते हैं कि हम जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो है हर ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे जो है हम जन जागरूकता अभियान चलाएं और इसके लिए जो पुरुष नसबंदी के लिए हम 2000 रुपये देते हैं और महिला नसबंदी के लिए हम 1400 रुपये दे रहे हैं। ये भी जो है पारितोषिक दिया जा रहा है और सभी जगह बड़े बड़े अभियान इस पे चल। हितेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हितेश, देखिए धन सिंह रावत का बयान इसमें आया है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर और उन्होंने कहा है कि एक वर्ग है जो लगातार जो है जनसंख्या बढ़ाने में उनको योगदान देना ही पड़ेगा, उस पर ध्यान देना होगा। हालांकि उनके इस बयान के मायने क्या निकाले जाए? जी बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण
पखवाड़े को लेकर 14 दिन का जो कार्यक्रम है वो प्रदेश भर के सभी जिलों में चला जाएगा और वो ब्लॉक स्तर पर भी चलाया जाएगा, जिसमें तमाम जानकारियां दी जाएगी नसबंदी को लेकर और उसमें प्रोत्साहन राशि भी राज्य सरकार ने दी है। लेकिन इसमें एक बड़ा बयान धन सिंह रावत ने दिया है। उन्होंने कहा है कि एक विशेष वर्ग इस चीज़ को बढ़ाने में लगा हुआ है। प्रदेश जो आबादी है, जनसंख्या को बढ़ाने के लिए एक विशेष वर्ग लगा हुआ है, जो बड़ा बयान है, जो सियासी हलकों में गर्माहट लेकर आ गया है। तो इसके साफ तौर पर खुद भी समझा जा सकता है कि उन्होंने किस ओर ये तीर छोड़ा है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हितेश। तो केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कांग्रेस पर हमला किया है। अजय भट्ट ने कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज करार दिया और यह भी दावा किया है कि कांग्रेस नेताओं को भी पार्टी की कमजोर स्थिति का एहसास हो गया है। न्यूज इंडिया की सहयोगी मीनाक्षी रजत ने अजय भट्ट से खास बातचीत की, सुनिए। अभी कांग्रेस में हाल फिलहाल में काफी सारे इस्तीफे हुए हैं उत्तराखंड में, काफी बड़े नाम भी हैं, प्रवक्ता हैं, मीडिया सलाहकार हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देश भर में जो अच्छे लोग हैं कांग्रेस छोड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का न तो फ्यूचर है और न ही उनके पास कोई कार्यक्रम रहे। अब जो विपक्ष होता है वो प्रजातंत्र का एक पहिया है, पक्ष और विपक्ष दोनों पहिए होते हैं। तो बुरी तरह से जो विपक्ष का पहिया है वो जाम हो गया है, इसलिए लोग जो अच्छे लोग हैं वहाँ छोड़ रहे हैं और नई जगह तलाश कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरें गोवा से भी सामने आ रही हैं। गोवा से भी काफ़ी विधायकों ने, अंदरूनी जो फूट है वो लगातार कांग्रेस में इस तरीके से देखने को मिलती रहती है, फिर गोवा हो या फिर यहाँ पर उत्तराखंड हो, हर जगह से ऐसी तस्वीरें नहीं, देश के कोने कोने से आ रही हैं और कांग्रेस का कोई फ्यूचर नहीं रहा। लोगों ने कहा कि जब ये अपने दल को सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, देश को कैसे रखेंगे। जब कहीं पर एक ही परिवार का राज होता है लोकतंत्र में, तो लोग आज बहुत ही पढ़े लिखे हैं, सब क्वालिटी को जानते हैं। आप देश में कहीं भी देख लीजिएगा कि 24 घंटे में से 20 या 18 घंटे तक काम करने वाले प्रधानमंत्री जैसे व्यक्तित्व आपको कम ही मिलेंगे। आज दुनिया में हमारा नाम है, उसका कारण क्या है? आज सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, आप सब जानते हैं। तो इसलिए कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है, आज नेतृत्व विहीन हो गई है और विपक्ष भी इसी तरह से दिनों दिन जो है वो पीछे जाते रह रहा है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। हम चाहते हैं कि विपक्ष ठीक हो, रचनात्मक बातें करे, रचनात्मक तरीके से चले। आपको पता है कि जब विपक्ष में अटल जी थे और आडवाणी जी थे, सब लोग विपक्ष में जब हम लोग थे तो हमने हमेशा तत्कालीन सरकार किसी की भी रही हो, जब देश हित की बात आती थी हम सब एक होते थे, सरकार के साथ खड़े होते थे। आज तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, आपको पता है एयर स्ट्राइक हुआ, डोकलाम हुआ, उरी हुआ, जितनी भी घटनाएं हुई, और या फिर कश्मीर से 370 हटाया, 35A हटाया आर्टिकल, तो उन सब पर जो हमारे पड़ोसी देश बोल रहे थे, जिनसे हमारी मत भिन्नता है, वही हमारा विपक्ष बोल रहा था, वही सवाल पूछ रहा था। तो इसलिए गैर जिम्मेदाराना विपक्ष है। जनता स्वयं ही उत्तर दे रही है और सारा उत्तर मिलते जा रहा है उनको। देहरादून में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को विधानसभा भवन में लोगों को बेघर करने के सिलसिले में विपक्ष ने सर्वदलीय ज्ञापन सौंपा है। तो वहीं वर्तमान गढ़वाल मीडिया प्रभारी ने कहा कि सरकार इस बरसात के मौसम में लोगों के सिर से छत छीनने का काम कर रही है। गरिमा दसौनी ने कहा कि कानूनी तौर पर अगर किसी का घर गिराने की कार्रवाई की जाती है तो उसे 10 दिन पहले अग्रिम नोटिस जारी किया जाता है। सरकार ने इस कानून का उल्लंघन कर लोगों का घर गिराने का काम किया है। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि ये जमीन अतिक्रमण की है और बिना नोटिस के अगर घर खाली करवाने का काम निगम द्वारा किया गया है तो इसकी संपूर्ण जानकारी एकत्रित करने के बाद ही इस पर कार्रवाई की जाएगी।
लोगों को बेघर किया जा रहा है, उनके सर से छत छीनी जा रही है। और ना सिर्फ इसमें बच्चों की अनदेखी हो रही, महिलाओं की, बुजुर्गों की अनदेखी हो रही है। कल रात भी आमवाला तरला में 70 से ज़्यादा लोग खुले आसमान के नीचे भरी बरसात में उनको रात गुजारने के लिए मजबूर किया गया। इस वक्त सांप, बिच्छू और तमाम जंगली जानवरों का इस समय संकट है। सरकार का दिल बिल्कुल नहीं पसीज रहा है। और अप्रैल के महीने में हल्द्वानी, टिहरी, रुद्रपुर और देहरादून में ये कार्रवाइयाँ की गई थी, बुलडोजर चलाए गए थे। और अब देहरादून के अंदर न सिर्फ मसूरी में बल्कि धर्मपुर, डांडा में, उसके अलावा सीमा द्वार में अब ये चौथा वाकया है जहां आमवाला तरला में लोगों को बेघर किया गया है। देखिए, मेरे पास एक जनप्रतिनिधि मंडल यहाँ पे आया जिन्होंने बताया कि कुछ लोगों की ज़मीन से निगम ने कार्रवाई की है और उनको बिना नोटिस के उनको हटाया गया है। मेरे द्वारा जब पूछा गया कि वो ज़मीन किसकी थी तो उन्होंने कहा शायद वो अतिक्रमण विषय उन्होंने खुद भी बताया। तो उनका एक कहना ये भी था कि बिना नोटिस के उनको हटाया गया है। तो मुझे लगता है कि जो विषय उनके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया तो एक बार मैं इसकी जानकारी लूँगा। निश्चित रूप से यदि ज़मीन नगर निगम की है तो ये विषय दूसरा हो जाता है, और यदि उन्होंने नोटिस नहीं दिया तो ये विषय दूसरा हो जाता है। तो सारे विषय की जानकारी मैं लूँगा, उसके बाद जो भी कार्रवाई इस पर करनी होगी। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल देहरादून में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के डीजीपी अशोक कुमार को एक शिकायती पत्र सौंपा है। इसके जरिए कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं ने हरीश रावत के बयान को गलत तरीके से पेश किया है, जिससे हरीश रावत की छवि को काफी खराब नुकसान हुआ है। पुलिस महानिदेशक को दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि 2 फरवरी को बीजेपी नेताओं ने कहा कि हरीश रावत उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करना चाहते हैं। इसके आधार पर कांग्रेसियों ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। चुनाव से लेकर आज तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस तरह से कांग्रेस की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, दुष्प्रचार का सहारा लिया जा रहा है, मनगढ़ंत आरोप मढ़े जा रहे हैं और खास करके हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उनके निशाने पर हैं। उन सारे तथ्यों के आधार पर, प्रमाण और सबूतों और साक्ष्यों के साथ हमने आज एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार जी से भेंट की और उसमें हमने उनसे कार्रवाई का निवेदन किया कि इन सभी अराजक तत्वों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं और व्यक्ति विशेष के ऊपर और कांग्रेस पार्टी के ऊपर जिस तरह से मानहानि की है, उनके ऊपर कठोर से कठोरतम कार्रवाई बनती है। और कांग्रेस पार्टी यहीं पर रुकने वाली नहीं है। अभी ये पहला कदम है, इसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट कचहरी का भी रास्ता अख्तियार करेंगे। विकासनगर के नया गांव मल्हान में सरकारी लापरवाही सामने आई है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्कूलों को एडवाइजरी भेजने के बावजूद बच्चों को बीमारी से बचने का कोई कदम नहीं उठाया गया। लगातार बरसात के कारण स्कूल में साफ सफाई नहीं हो रही है। जिला मलेरिया अधिकारी सुभाष जोशी की माने तो स्कूली बच्चों को डेंगू बीमारी से बचाने के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी कई स्कूलों को पत्र भेजने का अनुरोध कर चुके हैं। बावजूद इसके कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। खिड़की और दरवाजे पर ना सिर्फ जाली लगवाए जाए, उन्होंने कहा, बल्कि प्रार्थना सभाओं के जरिए भी जागरूक किया जाए। लेकिन अधिकारी ने इतना कुछ करने के बाद भी यहाँ के प्रबंधन ने अब तक कोई भी कदम नहीं उठाया है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।